हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हमने राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसको पढ़ने की शुरुआत की थी और पिछले वीडियो में हमने आर्थिक समीक्षा का जो पहला चैप्टर है, या यूं कह सकते हैं जो आर्थिक समीक्षा पूरी का जो सारांश वाला चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू किया था। और पहले वीडियो में हमने जीडीपी से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा है उनको देखा था। आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान की रूपरेखा बिंदु दे रखा है और उसमें कहा है कि राजस्थान है वो राजाओं की भूमि है। क्या है? राजाओं की भूमि है, ये भी हमें पता है। और भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का वो भी आर्थिक समीक्षा में दे रखा है, वो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। और कितने संभाग है? तो जब आर्थिक समीक्षा का निर्माण किया गया था उस समय 10 संभाग थे, लेकिन अभी जो बजनलाल सरकार ने निर्णय किया है कि संभाग 10 न रहकर वही पहले वाले 7 संभाग रहेंगे और जिले 50 ना रहकर 41 जिले रहेंगे। तो जिन्होंने भी नए अपडेटेड डेटा के साथ में कंटेंट को फिर से तैयार किया था, नई किताबें लेके आए थे, तो उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, माइंड प्रैक्टिस तो हो ही रही है ना। तो आप चिंता वाली कोई बात नहीं है। थोड़े से पैसे और लेंगे, नई किताबें लानी पड़ेगी और थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, लेकिन देखो संघर्ष होगा तभी तो आगे जीत है वो बेहतर लगेगी। अब ये कह रहा है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे इंडिया का 10.41% है। ठीक है। और अभी जो राजस्थान की जो पॉपुलेशन है टोटल, अनुमानित डेटा जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है, कब? 1 मार्च 24 को। उसके अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो लगभग 8.19 करोड़ है। पहले 2011 की पॉपुलेशन में 6,85,00,000 थी ना। लेकिन जो नया डेटा आया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का, जो 1 मार्च 2024 को रिलीज किया गया, इसके अनुसार जो राजस्थान की पॉपुलेशन है वो 8,19,00,000 है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आए एग्जाम में कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 1 मार्च 2024 को कितनी है, तब आपको 6,85,00,000 नहीं लगाना है, तब आपको ये 8,19,00,000 वाला ध्यान रखना है। जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो ये भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से हम कितने नंबर पे? पहले नंबर पे। यानी हम क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत में 7वें नंबर, पहले नंबर पे, और जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। और हमें पता ही है कि पूर्व से पश्चिम कितना है? 869 किलोमीटर का एरिया। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो अगर लंबाई नापते हैं तो कितनी है? 826 वर्ग किलोमीटर। कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी है? 225 किलोमीटर। वहीं अरब सागर से राजस्थान की दूरी चेक करते हैं तो कितनी होती है? लगभग 400 किलोमीटर। ये फैक्ट्स है, आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन एक बार फिर हमने रिवाइज कर लिए, कोई बुरी बात नहीं है। आगे राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी कौन कौन सी है? तो एक तो अपना जयपुर शहर हो गया, एक उदयपुर हो गया, एक कोटा है और एक अजमेर है। कौन कौन सा हो गया? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये 4 हमारे राज्य में स्मार्ट सिटी है। बाकी राजस्थान के बारे में छोटे मोटे वैसे फैक्ट दे रखे कितने भागों में बांटा गया है ये आपको पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स जो होंगे उनमें देखेंगे। अब यहाँ पे जो राजस्थान के कुछ डेटा है उनका भारत के डेटा के साथ कंपेयर किया गया और ये सारणी बना के आर्थिक समीक्षा में दी हुई है। तो एग्जाम में प्रश्न आर्थिक समीक्षा से पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है कोई बिंदु इनमें से उठा ले, तो थोड़ा सा देखना आवश्यक हो जाता है। तो कंपैरिजन करेंगे किसका? राजस्थान का भारत के डेटा के साथ में। सबसे पहला जो बिंदु है वो है भौगोलिक क्षेत्र। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। वहीं राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। याद रह जाएगा ना, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर किसका है? राजस्थान का है। ठीक है। जनसंख्या अगर 2011 वाले डेटा की बात करें तो कितनी है? 121 करोड़ तो भारत की है और 6,85,00,000 है राजस्थान की। लेकिन अगर वो परिवार कल्याण मंत्रालय वाले डेटा को देखते हैं तो कितनी होगी? 8.19 करोड़ पॉपुलेशन होगी राजस्थान की। तो हमें जिस प्रकार से पूछे 2011 के हिसाब से तो पूछने से रहा, क्योंकि वो
बहुत सिंपल प्रश्न है। तो पूछेगा, अगर जनसंख्या राजस्थान की पूछेगा तो वो नवीनतम डेटा ही पूछेगा। अब दशकीय वृद्धि की बात करते हैं तो भारत की दशकीय वृद्धि वो राजस्थान के मुकाबले कम रही है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि कितनी थी? 21.3%। राजस्थान की 21.3%, लेकिन भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। इतना निश्चित है कि जो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है वो भारत की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि किसमें? जनसंख्या में, वो ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व तो देखो, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां तो जन घनत्व अच्छा भला है, लेकिन अगर हम पश्चिमी भाग में जाते हैं तो जैसलमेर जैसे वहां पे 17 व्यक्ति ही 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो सीधी सी बात है, भारत की जो जनघनत्व तो उसके मुकाबले राजस्थान का जनघनत्व तो कम होगा। राजस्थान में 200 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वही भारत में 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब जनसंख्या में से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में राजस्थान में हर 4 में से 1 व्यक्ति शहर में रहता है। कितना? 24.9, यानी 100 में से 24.9% जनसंख्या है वो शहर में रहती है, बाकी 75.1% जनसंख्या क्या रहती है? गाँव में। वहीं पूरे भारत के डेटा को देखते हैं तो पूरे भारत में ओवरऑल राजस्थान के मुकाबले ज़्यादा व्यक्ति शहरों में रहते हैं, यानी 31.2 व्यक्ति है वो शहरों में रहते हैं, और बाकी कितने बच गए? 68.8 व्यक्ति है वो गाँव में रहते हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जो अनुसूचित जाति है टोटल जनसंख्या का कितना है? 17.8%, यानी राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 17.8% जनसंख्या किसकी है? एससी की है। वहीं पूरे भारत में कितनी है? 16.6%, यानी अगर पूरे भारत की जनसंख्या में एससी की जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं तो कितना होता है? 16.6%। वही राजस्थान को देखते हैं तो 17.8%, यानी टोटल जनसंख्या में एससी की जनसंख्या का प्रतिशत भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है ना? बिल्कुल है। वही एसटी जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का 13.5% एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। वहीं भारत की बात करें तो मात्र 8.6% पॉपुलेशन है पूरे भारत की जनसंख्या में से वो क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी अनुसूचित जनजाति वाले क्राइटेरिया में है। यानी ये डाटा भी क्लियर हो गया कि अगर प्रतिशत के रूप में कंपेयर करें भारत की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत और राजस्थान की अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत, तो राजस्थान की अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है। इस प्रकार का प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन याद करने के हिसाब से कह सकते हैं। या राजस्थान में तो आपको वैसे भी पता होगा 13.5% राजस्थान की जनसंख्या है वो क्या किस कैटेगरी की है? एसटी कैटेगरी की है। वही भारत की कितनी है? 8.6%। ठीक है। लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि राष्ट्रीय एवरेज कितना है? 943। यानी हमें अभी राष्ट्रीय एवरेज पे पहुंचने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है। अब बाल लिंगानुपात, तो बाल लिंगानुपात में तो राजस्थान की स्थिति और भी खराब है। कैसे? क्योंकि भारत में जो बाल लिंगानुपात है वो है 919, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है वो 1000 लड़कों पे 919 लड़कियां ही हैं। लेकिन राजस्थान में तो उससे भी कम है, 1000 लड़कों पे मात्र 888 गर्ल्स है 0 से 6 आयु वर्ग में। तो ये डेटा 888 याद करने के हिसाब से तो अच्छा है, 888, लेकिन ये एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लिंगानुपात है वो अगर 1000 पुरुष है तो 1000 के आसपास ही महिलाएं होनी चाहिए। साक्षरता दर, तो साक्षरता दर भी राजस्थान की भारत के मुकाबले कमजोर है। भारत में जहां टोटल साक्षरता दर 73% है, भारत में 73% साक्षरता दर है, लेकिन अगर हम पुरुषों की साक्षरता दर देखते हैं तो वो 80 से ऊपर है, 80.9% है। लगभग 81, यानी 100 में से 81 पुरुष पढ़े हुए हैं, मतलब साक्षर है। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो 100 में से 64.6, यानी लगभग 65% महिलाएं, 100 में से 65 महिलाएं पढ़ी हुई है। यानी महिलाएं हैं पूरे भारतवर्ष में भी पुरुषों के मुकाबले कम पढ़ी हुई है, कंपेयर करते हैं तो। बिल्कुल। वही राजस्थान में तो स्थिति इससे भी कमजोर है। देखो, टोटल राजस्थान की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 66.1 है। भारत की कितनी है? राजस्थान की 66.1 और भारत की 73। अब पुरुषों की बात करें तो राजस्थान की कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर 79.2
और भारत में पुरुष साक्षर कितने हैं? 80.9। हालांकि यहाँ भी राजस्थान भारत की जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत है, उससे कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉरी ये 97 लिख दिया मैंने, 79 लिखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर महिलाओं वाले कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। भारत में जहाँ महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है, वहीं राजस्थान में मात्र 52.1% महिलाएं साक्षर हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, गुंजाइश भी है। तो ओवरऑल अगर राजस्थान की साक्षरता दर को एक बार देखते हैं तो देखो राजस्थान की साक्षरता दर के बारे में हमने पहले भी देखा था। ओवरऑल साक्षरता दर है 66.1। ठीक है, इसमें से पुरुष की साक्षरता दर है 79.2 और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 52.1। ये डेटा तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। 52.1, 66.1, 79.2। ठीक है, वही भारत की बात करते हैं तो ओवरऑल तो 73 है। पुरुष लगभग 81 पुरुष साक्षरता है 100 में से, और महिलाएं मात्र 64%, यानी लगभग 64% महिलाएं साक्षर हैं। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अब ये प्रश्न जो आगे वाला बिंदु है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। क्या है? कार्य सहभागिता दर। कार्य सहभागिता दर जहां राजस्थान में 100 में से 43.6 व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं, वहीं भारत में 39.8 व्यक्ति ही 100 में से रोजगार में लगे हुए हैं। यानी राजस्थान में जो कार्य सहभागिता दर है वो पूरे नेशनल एवरेज से, भारत के राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, अच्छा है। और ये प्रश्न आरएएस परीक्षा में पूछा हुआ है, आरएएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, तो ध्यान रख लो। राजस्थान में जो कार्य सहभागिता दर है वो 43.6 है, भारत की 39.8 है। वहीं अशोधित जन्म दर की बात करें तो भारत का जो एवरेज है 19.5 है प्रति 1000 पे, और वहीं राजस्थान का एवरेज है 23.5। अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो 6 मतलब प्रति 1000 6 है, वो अशोधित मृत्यु दर में आते हैं और भारत के हिसाब से, और राजस्थान में 5.6। आप इसमें राजस्थान वाला डेटा याद रख लो। शिशु मृत्यु दर कितनी है? प्रति 1000 जीवित जन्म पर राजस्थान में 32 शिशु की मृत्यु हो जाती है, वही भारत का एवरेज 28 है। हालांकि दोनों का ही कमजोर है, विकसित देशों में बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी एक राजस्थान का एवरेज भारत के एवरेज से कम है। हालांकि चिकित्सा सुविधाओं में लगातार सुधार होने से यह बेहतर होता जा रहा है। मातृ मृत्यु दर यानी 1 लाख जीवित जन्म पे 113 माताओं की मृत्यु हो जाती है राजस्थान में, वही भारत में 97 माताओं की मृत्यु हो जाती है। इस मामले में राजस्थान की जो स्वास्थ्य स्थिति है, क्या दिख रहा है कि भारत के मुकाबले कमजोर है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये लगभग सेम सी है, फिर भी भारत की ज़्यादा है। यानी जन्म के समय जो जीवित रहने की जो आयु मानी गई है लगभग 70 साल, वहीं इंडिया के मामले में, वहीं राजस्थान के मामले में कितनी है? 69.4%। ठीक है, 69.4 वर्ष, सॉरी। आगे चलते हैं। अब देखो जो प्रति व्यक्ति आय होती है ना, प्रति व्यक्ति आय, उससे क्या, प्रति व्यक्ति आय निकालने का उद्देश्य क्या है? इससे ये पता चलता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो कितने संपन्न हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है, उसकी प्रति माह वो 10,000 रुपये कमाता है, तो आप निश्चित रूप से अनुमान लगा लोगे कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं होने वाली है, बाइक हो सकती है ना, और गाड़ी होने वाली नहीं है, सामान्य सा घर होगा छोटा सा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति की इनकम है 2 लाख पर माह, तो सिर्फ ये फिगर बताते ही आप अंदाज़ा लगा लोगे कि उसके पास 30-40 लाख रुपए की कोई गाड़ी होगी, निश्चित रूप से बड़ा बंगला जैसा होगा। अगर मैं कहूँ किसी व्यक्ति की हर मंथ इनकम 10 लाख है, तो आपको इस बात को पचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसके पास में जो इम्पोर्टेड गाड़ी है 4-5 करोड़ की वो होगी, हो सकती है ना। हाँ, तो मतलब प्रति व्यक्ति आय बताने से ही उसके जीवन स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। जैसे हम देख चुके हैं कि राजस्थान में जो 2 तरीके से प्रति व्यक्ति आय हम बताते हैं, एक तो प्रचलित कीमतों पे और एक स्थिर कीमतों पे। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तो स्थिर कीमतों पे होती है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाने से प्रति व्यक्ति आय जो दिखती है वो उतनी स्पष्ट नहीं होती है। उसका अंदाज़ा लगाया जाना, मतलब उससे कितना प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन स्तर पे, वो उसका अंदाज़ा नहीं लगता। लेकिन अगर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय देखते हैं
और पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो उससे पता चलता है कि व्यक्ति की स्थिति कितनी सुधरी है। ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? हमने याद किया था कि 1,67,964 प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है, 1,67,964। वहीं स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 90,831 है, 90,831 रुपये। यानी राजस्थान में हर व्यक्ति 90,831 एवरेज कमाता है हर साल में स्थिर कीमतों पे। और प्रचलित यानी जो वर्तमान रेट पे जो उसकी सैलरी खाते में क्रेडिट हो रही है वो लगभग 1,67,964 रुपये क्रेडिट हो रही है ऑन एन एवरेज। अब देखो प्रति व्यक्ति आय की हमने बात कर ली। जो राज्य की जीडीपी है वो कितनी है, तो वही दो कैटेगरी में देखते हैं। प्रचलित कीमतों पे कितनी देखी थी हमने? 15.28 लाख करोड़ की, और स्थिर कीमतों पे 8.45 लाख करोड़ की। हमने ऊपर जो पिछला वीडियो देखा था उसमें पढ़ा था, तो आपको याद आ गया होगा। तो प्रचलित पे कितनी है? 15.28 लाख करोड़, और स्थिर पे 8.45 लाख करोड़। स्थिर का मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट कर दिया गया है, और एक बेस ईयर लेके उस वर्ष के मूल्यों के आधार पे इसकी गणना की जाती है, और जो चालू मूल्य है उनके आधार पर जीडीपी गणना करते हुए वो प्रचलित होता है। ये आपको क्लियर है, पिछले वीडियो में आपको डिटेल से उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया था। तो याद रखो प्रचलित कीमतों पे राजस्थान की जो जीडीपी है वो 15.28 और स्थिर कीमतों पे 8.45। प्रचलित पे जीडीपी ये सबसे बेसिक जो डेटा है, सबसे बेसिक। अगर आप आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हो तो सबसे बेसिक डेटा क्या होगा कि राजस्थान की जीडीपी कितनी है, जीडीपी प्रचलित पे कितनी है और स्थिर पे कितनी है। प्रचलित पे 15.28 लाख करोड़ की और स्थिर पे 8.45 लाख करोड़ की। सबसे पहला डेटा यही है। अब उस डेटा से थोड़ा आगे बढ़ते तो जीडीपी की बात करी ना हमने, सकल घरेलू उत्पाद की। उसके बाद हमसे पूछे कि चलो जीडीपी तो ठीक है, अब बताओ एनडीपी कितना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है राजस्थान का। तो हमने देखा है कि जो जीडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को जो एडजस्ट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं, तो क्या आता है? एनडीपी आता है। तो एनडीपी कितना है? तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि उससे कम होगा जीडीपी से। तो जीडीपी कितनी थी? इस प्रचलित पे 15.28 लाख करोड़ थी। अब डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 13.69 लाख करोड़। तो याद रखो राजस्थान का जो एनडीपी है प्रचलित कीमतों पे 13.69 लाख करोड़ है। वहीं स्थिर कीमतों पे जीडीपी कितनी थी? 8.45 लाख करोड़, और इसमें से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इससे कम होगा। तो एनडीपी स्थिर कीमतों पे 7.41 लाख करोड़, यानी लगभग 1.04 लाख करोड़ का डेप्रिसिएशन इसमें लग गया। प्रति व्यक्ति आय की हमने बात करी ली। अब देखो जो जीडीपी की वृद्धि दर है और प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर है उसमें हम कंपेयर करते हैं कि भारत और राजस्थान की स्थिति कैसी है। ने कहने का मतलब क्या हो गया? क्या भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उससे ज्यादा राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है? तब तो एक दिन भारत के आसपास राजस्थान में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय की जो बढ़ने की दर है वो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की बढ़ने की दर से कम होगी, तो क्या राजस्थान कैच कर पाएगा? नहीं, वो तो गैप बढ़ता जाएगा उल्टा, है ना। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले दोनों वही प्रचलित और स्थिर दो कीमतों पर देखेंगे। प्रचलित कीमतों पर अगर हम देखें कि जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है, तो भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है, तो भारत में प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी की वृद्धि दर है वो प्रचलित कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर है 9.60%, और राजस्थान की जीडीपी की प्रचलित दर कितना परसेंट, मतलब कितनी दर वृद्धि दर कितनी है? 12.56%। यानी राजस्थान की जो जीडीपी की वृद्धि दर है अगर हम प्रचलित मूल्यों पे देखते हैं, इतना अब डेटा को याद मत रखो भले, लेकिन इस पॉइंट को जरूर याद रखो, इस चीज को याद रखो कि भारत की प्रचलित कीमतों पर जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 9.60% है, लेकिन राजस्थान की 12.56% है। स्पष्ट है कि राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर भारत की प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर के मुकाबले ज्यादा है ना। लेकिन वास्तविक वृद्धि किस पे होती है? स्थिर मूल्यों पे, ये देखने वाली बात है। तो भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 8.15% है इस साल 23-24 में, लेकिन राजस्थान की स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो 8.03% है, यानी भारत के राष्ट्रीय एवरेज से कम है ना। इसका मतलब भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ हुई है
परसेंटेज में वो राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ से ज़्यादा है स्थिर कीमतों पे, लेकिन प्रचलित पे राजस्थान की ज़्यादा है इसके मुकाबले, भारत के मुकाबले। अब हम प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, क्या प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान के मुकाबले बेहतर कर रहा है? तो वही बात यहाँ पे होगी, स्थिर कीमतों पे तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वो राजस्थान के मुकाबले ज़्यादा हुई है, लेकिन प्रचलित में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा, वृद्धि दर ज़्यादा हुई है। वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कीमतों में योगदान, मतलब जैसे मान लो कि अलग अलग सेक्टर्स है इकोनॉमी, मतलब जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स में देखते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एक होता है उद्योग सेक्टर, एक होता है सेवा सेक्टर, और इन सब के योगदान को जोड़ देते तो क्या आ जाता है, टोटल जीडीपी आ जाती है। अब ये सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी नहीं जीवीए के आधार पर देखते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन, यानी किस सेक्टर से कितना योगदान आया उसके टोटल को करेंगे तो क्या आएगा, ग्रोस वैल्यू एडिशन आएगा। तो अगर भारत में देखते हैं, हम बात किस पे कर रहे हैं, प्रचलित कीमतों पे कर रहे हैं। भारत में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो टोटल जीवीए में कितना है, 17.66% है। एग्रीकल्चर का योगदान 17.66 है, उद्योग का योगदान 27.62 है, और सेवा का योगदान 54.72 है। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है जीवीए में, इंडिया के जीवीए में? तो ऑब्वियस ही बात है सर्विस सेक्टर का इंडिया के जीवीए में सर्वाधिक योगदान है। 2 नंबर पे किसका है, 2 नंबर पे उद्योग का है 27.62%, और 3 पे किसका है, कृषि क्षेत्र का योगदान है 17.66%। अब देखो लगभग यही स्थिति राजस्थान में अगर हम क्रम से सेट करेंगे तो, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अमाउंट का फिगर का है। सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान की अगर जीवीए में देखते हैं, राजस्थान के जीवीए में प्रचलित कीमतों पे तो 45.07% योगदान है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, उद्योग का कितना है, 28.21%। तो सबसे ज्यादा सेवा का, फिर 2 पे उद्योग का, और 3 पे किसका हो गया, कृषि का, 26.72% कृषि का योगदान है। लेकिन अगर हम इस डेटा को देखते हैं एग्जैक्ट को क्रम वाइज, तो भारत की स्थिति और राजस्थान की स्थिति सेम है, लेकिन परसेंटेज में देखते हैं तो भारत में जो कृषि का योगदान है वो लगभग 17.6% है, वही राजस्थान में कृषि का योगदान कितना है, 26.72%। यानी राजस्थान के जीवीए में कृषि भारत के जीवीए में जो कृषि है उससे बेहतर स्थिति रखती है। और एक इकोनॉमिक ज्यादा बेहतर कब बनेगी, जब उसके उद्योग सेक्टर और सर्विस सेक्टर ज्यादा योगदान करेंगे उसके जीवीए में। तो राजस्थान को अभी यहाँ सुधार की गुंजाइश, हालांकि जो उद्योग सेक्टर है ना उसमें और ज़्यादा बेहतर सुधार हो सकता है, सेवाओं में भी हो सकता है। वहीं अगर सेवा को देखते हैं तो लगभग 45% योगदान जीवीए में राजस्थान में सेवा क्षेत्र का है, लेकिन इंडिया कितना है, 54%। और उद्योग का तो लगभग सेम सा ही है, उद्योग का मतलब भारत में योगदान है 27.62%, और इन राजस्थान में है, मतलब इंडिया में 27.62 और राजस्थान में 26.72। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम सा ही है। लेकिन सेवा क्षेत्र इंडिया के मुकाबले राजस्थान में कम योगदान दे रहा है, और कृषि क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो इस प्रकार से डेटा को आपको समझना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है कि किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आजकल जो आरएस मुख्य परीक्षा प्रीवियस परीक्षा है उसमें फैक्ट्स देते हैं इस प्रकार से, और आप उनको अगर ध्यान से पढ़ते हो इस तरीके से कैलकुलेट करके तो उसको बनाने में सरलता रहेगी। आगे चलते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी कि थोक मूल्य सूचकांक उसका आधार वर्ष कितना है, 1999-2000 इसका आधार वर्ष है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना, 1999-2000। अब थोक मूल्य सूचकांक कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो ये प्रश्न परीक्षा में आने की इसकी संभावना कम है, तो डेटा भी इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकता। आप आर्थिक समीक्षा को पूरे को दिमाग में थोड़ी रख सकते हो, आप उसमें से आइडेंटिफाई करोगे कौन सा डेटा मुझे याद करना चाहिए जो परीक्षा में आने की संभावना उसकी ज़्यादा है। हालांकि कुछ भी आ सकता है, लेकिन हर कुछ तो याद किया नहीं जा सकता ना, तो आप याद क्या करोगे, जो परीक्षा में आने की जिसकी ज़्यादा संभावना है। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष राजस्थान में 1999-2000, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर देखते हैं तो ये आधार वर्ष है थोक मूल्य सूचकांक 2011-12। तो एक ऐसे पॉइंटर आ जाएगा, राजस्थान और इंडिया में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है।
सही है या गलत है? तो एक कथन गलत है। क्यों? क्योंकि 1999-2000 है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, लेकिन वो राजस्थान के लिए, भारत के स्तर पे उन्होंने अपना रखा है वो 2011-12 को आधार वर्ष अपना रखा है। क्लियर हो गया? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष है 2016। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2016 है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने में 3 जगह से डेटा उठाया जाता है, 3 जिलों से। कौन कौन से सेंटर है वो? एक तो हो गया अलवर, ये अपना प्यारा राजस्थान, तो एक तो अलवर हो गया, यहाँ से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए डेटा लिया जाएगा। एक ही लिया जाएगा भीलवाड़ा से और एक लिया जाएगा जयपुर से। पहले अजमेर लिया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह क्या कर दिया? अलवर कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। कितना स्टैंड करा, कितनी वृद्धि, इतना आप कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए 2011-12। क्लियर है? अब बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग वाले पोर्शन से अभी तक तो कोई स्पेशल प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी एक चीज़ याद रखो कि मार्च 2024 तक राजस्थान में टोटल 8,448 बैंक की शाखाएं या कार्यालय हैं। कितनी है? 8,448। इस तो ये ज़्यादा याद करना आसान है, 8 फिर 4 फिर 8, है ना? ये क्या है? राजस्थान में टोटल बैंकों की संख्या, टोटल बैंक की ब्रांचों की संख्या है, कार्यालयों की संख्या। ठीक है, अब कितनी उसके मतलब जमाओं में वृद्धि हुई, ये डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इसके बाद में कृषि और संबंध गतिविधियां, तो हमने देखा ऊपर कि कृषि का जो मौजूदा जो प्रचलित कीमत पे योगदान कितना है, तो टोटल जीडीपी में 26.72% योगदान कृषि का है। तो एक अच्छी खासी मौजूदगी कृषि सेक्टर रखता है। यानी अगर कृषि सेक्टर में वृद्धि होगी तो राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात है। यानी अभी भी ये राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनाया हुआ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में भले ही जीवीए में भले ही ये तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन अगर हम रोजगार उपलब्ध करवाने वाले मामले में देखते हैं तो 1 नंबर पे कृषि सेक्टर ही है। अभी एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि कितनी वर्षा हुई, तो 1 जून से 30 सितंबर 2023 की अवधि में वास्तविक वर्षा हुई थी वो 499.60 mm दर्ज करी गई। और सामान्यतः ये कितनी होती है? सामान्यतः ये 435 mm होती है। इसका मतलब 14.69% अधिक वर्षा 1 जून से 30 सितंबर 2023 के अवधि में हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि 1 जून से 30 सितंबर 2023 की अवधि में राजस्थान में कितनी वास्तविक वर्षा हुई? तो आपका उत्तर होगा 499.60 mm। हालांकि ये लगभग 500 mm ही है, लेकिन 500 से थोड़ा सा कम है। इस प्रकार से आप माइंड में याद रख लो। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ के कर सकते हो। और क्या पिछली बार जो सामान्य वर्षा होती है उसके मुकाबले कम है या बराबर है या ज़्यादा है? तो ये सामान्य वर्षा होती है, उससे इस कालखंड में जो सामान्य वर्षा होती है उसके मुकाबले बेहतर है। कितनी है? 14.69% ज़्यादा है, यानी ज़्यादा है, इतना याद रखो। खाद्यान्न उत्पादन 23-24 में कितना हुआ? तो हमने आपको बताया कि 245 लाख मेट्रिक टन LMT, 245 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। और पिछली बार के मुकाबले ये कम हुआ है, क्योंकि पिछली बार 252 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, जबकि इस बार कितना हुआ है? 245 लाख मेट्रिक टन का खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। इसका मतलब लगभग 7 लाख मेट्रिक टन कम खाद्यान्न का उत्पादन इस बार हुआ है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, राजस्थान में कुल कितने क्षेत्र पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो राजस्थान में लगभग 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कितनी? 39.36 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक बार पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में आता है तो कहीं क्या पता कहाँ रिकॉल हो जाए, इसलिए इसको देख रहे हैं। बाकी कितनी इसमें वृद्धि हुई है उसको हम इग्नोर करते हैं। अब अगला बिंदु है, देखो हम योजनाओं वाले जो पोर्शन है, योजनाएं हैं अलग अलग सेक्टर्स की। योजनाओं से प्रश्न क्या बनता है? कुछ जो बड़ी योजना है उसके अंदर से प्रश्न पूछ लिया जाता है, अन्यथा
जो प्रश्न बनता है कि योजना कब जारी करेगी और कहाँ से इसकी शुरुआत की गई। ये दो प्रश्न बनते हैं, जो नीति है और योजना है, इनके बारे में मुख्यतः दो ही प्रश्न बनते हैं। और बाकी कुछ बड़ी योजनाएं उसके अंदर का प्रश्न भी पूछ लेते हैं, जैसे वित्त पोषण कौन करता है, क्या रेशियो है वित्त पोषण करने का, इसमें क्या सुविधाएं हैं। वो जो बड़ी योजनाएं होगी उनसे संबंध में ही इस प्रकार की जो डेटा है वो पूछेंगे। लेकिन हम मोटा मोटी देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना ये 2015 में शुरू की गई। 1 जुलाई 2015 को मोदी सरकार की जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर की, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी, अनुमोदन किया था। कब? 1 जुलाई 2015, यानी यह कह सकते हैं कि 2015 की ये योजना है। इसमें वित्त पोषण कैसे होगा? तो 60-40 के रेशियो में वित्त पोषण होता है। क्लियर है? अगली है अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना है, ये विश्व बैंक की योजना है, विश्व बैंक और भारत सरकार की। इसमें राजस्थान सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसमें 50% पैसा विश्व बैंक देगा, 50% भारत सरकार देगी। और 5 वर्ष के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें वैसे 7 स्टेट हैं और एक स्टेट अपना राजस्थान भी शामिल है। क्या संपूर्ण राजस्थान इसमें शामिल है? नहीं। राजस्थान के 17 जिले इसमें शामिल है। 17 जिले के जो 38 ब्लॉक है ना, वो इसमें शामिल किए गए, यानी सारे 17 जिले ही शामिल नहीं है, उसमें से कुछ कुछ पोर्शन इस प्रकार से है, यानी 17 जिलों के 38 ब्लॉक इस अटल भूजल योजना में शामिल किए गए। मैंने कहा कि योजनाओं का हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम योजना को जारी करने की तिथि और कहाँ से वो योजना अगर जरूरी है तो लॉन्च की गई, और कुछ योजनाओं का डिटेल्ड डेटा भी हम पढ़ेंगे। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, तो ये 2019 में लाई गई थी। अगला बिंदु है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, TOFR। तो देखो, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट का एरिया है, उस एरिया के बाहर के जो क्षेत्र है वहां पे वनों को डेवलप किया जाए ताकि राजस्थान को ग्रीन किया जा सके। तो एक मिशन चलाया गया है, राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन, राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन। और इसके तहत ये योजना शुरू की गई और इसी साल ये योजना 2023-24 में ये योजना शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य वही है कि अधिक से अधिक पेड़ों को, जो फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, उसके बाहर पौधों को लगाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए, ताकि हरियाली बेहतर करी जा सके। और इस हर साल 5 करोड़ पौधे लगाने का इसमें टारगेट रखा गया है। उद्योग, खान और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित डेटा देखते हैं। तो देखो, उद्योग का योगदान राजस्थान में कितना है, जिससे तो प्रचलित कीमतों पर देखते हैं तो 28.21% योगदान किसका है? उद्योग का है। यानी GVA में 28.21% योगदान किसका है? उद्योग का है। कितना योगदान है? 28.21% योगदान। और राजस्थान में अभी ये प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान में औद्योगिकरण को विकास की गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो वो संस्था कौन सी है? रिको की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1980 में रिको की स्थापना हुई थी। अभी 2023-24 जो आर्थिक समीक्षा जो डेटा है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, तो 2023-24 में रिको द्वारा कितने नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए गए। अब कौन कौन से किए गए ये याद रखने की जरूरी नहीं है, लेकिन कितने किए गए ये हमें देखना है। तो 10 नए औद्योगिक क्षेत्र 2023-24 में रिको द्वारा डेवलप किए गए। अब रिको 2 विशेष मेगा मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किए। कौन सा है? एक तो मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क, और ये मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया गया है? बोरनाडा, जोधपुर में। ये ध्यान रखो, ये प्रश्न आ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि ऐसे फैक्ट जो सामान्यतः हम पढ़ नहीं रहे हैं, जो पीछे हमें पता नहीं था, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो वाले हमें आइडेंटिफाई करना। तो ये पूछा जा सकता है कि रिको द्वारा मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? बोरनाडा, जोधपुर में। मेड टेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे? बोरनाडा, जोधपुर में। और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमवा रामगढ़ में और थोड़ाई, जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ पे? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जमवा रामगढ़ और थोड़ाई, जयपुर में स्थापित किया गया। अब एक स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन बनाया गया। क्या है? स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज
जोन कहाँ बनाए गए? तो ये खुशखेड़ा में। खुशखेड़ा कहाँ पे? भिवाड़ी में, भिवाड़ी अलवर में। वहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन बनाए गए। इंडिया स्टोन मार्ट एक स्टोन मार्ट मतलब एक तरीके से प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, और इस बार इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इंडिया स्टोन मार्ट का कौन सा एडिशन इस बार आयोजित किया गया? तो 12th नंबर का। और कब आयोजित किया गया? तो 1 से 4 फरवरी। और कहाँ आयोजित किया गया? तो सीतापुरा जयपुर। तो इंडिया स्टोन मार्ट के संबंध में हमें 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला, कौन से नंबर का था ये? तो 12वें नंबर का था। दूसरा, कहाँ आयोजित किया गया? तो सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। कब से कब तक आयोजित किया गया? तो फरवरी के महीने में 1 से 4 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। और किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है? और तो ये एक तो रिको, एक फिक्की और OCOS यानी CDOS, मतलब फिक्की और रिको के सहयोग से CDOS द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, ये 1818 से लेके 45 आयु वर्ग के जो आवेदक हैं उनको ये इसका लाभ दिया जाता है। 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर दी जाता है। यानी मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक 15 लाख रुपए से कम कीमत के जो वाणिज्यिक वाहन हैं उनको खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें वाहन खरीद की ऑन रोड कीमत का 10% या 60,000 जो भी कम हो उसका अनुदान प्रदान किया जाता है। यानी मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना में आयु सीमा क्या है? 18 से 45 साल। 15 लाख से कम कीमत का कॉमर्शियल व्हीकल हो, जैसे पिकअप हो गया, ट्रक हो गया, जो भी है, टेम्पो हो गया। अब उसमें सहायता कितनी की दी जाती है? या तो कीमत, जो भी कीमत है उसका 10% कर लो। अगर वो कीमत 60,000 से ज़्यादा है तो 60,000 ही मिलेगी, या 60,000 से कम है, जैसे मान लो 5 लाख का है, 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 होता है। तो अब कितनी सब्सिडी मिलेगी उसको? तो 50,000 की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर वो 10 लाख का है तो 10% तो 1 लाख होता है, लेकिन अधिकतम कितनी मिल सकती है? 60,000। तो उसको कितनी सब्सिडी प्राप्त होगी? 60,000 की। और ये कब शुरू की गई? तो 11 अक्टूबर 2022 को। अगला बिंदु है श्री भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। क्या नाम है योजना का? भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। कब शुरू की गई? 8 सितंबर 2022 को शुरू की गई। अब उद्यम प्रोत्साहन है आदिवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए। तो इसमें क्या मिलता है? 25 लाख रुपए तक का अगर वो लोन ले रहा है उद्यम चलाने के लिए तो उसके ऋण पर 9%। अगर 25 लाख से 5 करोड़ तक का लोन ले रहा है तो फिर 7%। अगर 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक लोन ले रहा है तो 6% ब्याज पे सब्सिडी दी जाएगी। जैसे मान लो 25 लाख का लोन लिया उसने, ठीक है, अब उस पे बैंक ब्याज ले रहा है 12%, ठीक है। अब 25 लाख मतलब 24 लाख का लिया उसने, अब 12% लोन ले रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है? 9% तो ब्याज की सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी। तो उस व्यक्ति को कितना पे करना पड़ेगा? मात्र 3% ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये राशि जो लोन उसने ली है उद्यम चलाने के लिए, तो इस योजना में अगर 25 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, तो जो सब्सिडी यहाँ पे 9% मिल रही है ना, वो कितनी हो जाएगी? घट के 7% रह जाएगी। अगर 5% से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ तक है, तो जो सब्सिडी है वो कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी। यानी 25 लाख तक 9%, 5 करोड़ तक 7% और 10 करोड़ तक 6%। ये सब्सिडी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की जाती है। साथ ही इतना ही नहीं, परियोजना लागत का 25% इसमें अनुदान दिया जाता है। यानी ये तो आप लोन लेके जो काम कर रहे हो उस पर सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर आप परियोजना डाल रहे हो शुरुआत में तो आपके जितने पैसे लगेंगे ना उसके 25%
या अधिकतम 25 लाख तक का अनुदान भी आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की मतलब मशीनरी लगाई, तो 1 करोड़ का 25% कितना होता है? 25 लाख होता है। तो 25 लाख तो आपको गवर्नमेंट अनुदान दे देगी इस योजना में। किसको? जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक हैं, लघु उद्यमी हैं, उनको। और योजना का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। कब शुरू की गई? 2022 में। महीना कौन सा था? सितंबर। तारीख क्या? 8। राजस्थान को आपको पता ही है, राजस्थान मतलब खनिजों का अजायब घर कह सकते हैं। 81 प्रकार के खनिज यहाँ मिलते हैं, लेकिन अभी हम 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन कर रहे हैं। पिछली कालावधि में जो आर्थिक समीक्षा की जो कालावधि है, इस पीरियड में जो बड़े खनिज है उनके 148 खनन पट्टे जारी किए गए। अब आप कहोगे कि लघु पट्टे तो 16,817 जारी किए गए, कि या ये भी याद रखना है? नहीं, इतना याद नहीं रख सकते, लेकिन प्रमुख खनिजों के कितने पट्टे दिए गए ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है, तो एक बार हो सकता है कि इस बार फिर से पूछ ले। तो हर साल ये डेटा चेंज होता है। इस बार जो दिए हैं 148 खनन पट्टे जारी किए गए हैं। कितने? 148 खनन पट्टे। राजस्थान भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल है। 2 नंबर पे आता है। पहला बॉम्बे है, दूसरा राजस्थान। तो राजस्थान में टोटल कितने पेट्रोलिफेरस बेसन है? तो देखो, राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस बेसन है। और कितने एरिया में फैले हुए हैं? तो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोलिफेरस बेसन फैला हुआ है। भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में, अगर भारत टोटल कच्चा तेल उत्पादन कर रहा है ना 100, तो उसमें से लगभग 15% राजस्थान द्वारा उत्पादन किया जाता है। कितना? 15%, 14.95%, यानी 14.95% तेल का उत्पादन पूरे भारत में राजस्थान के द्वारा किया जाता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, रिप्स जिसे हम कहते हैं। अभी एक समिट हुई थी, राइजिंग राजस्थान समिट। उसके इफेक्ट्स आपने पढ़े होंगे। ये रिप्स योजना को प्रमोट करने के लिए ये राइजिंग राजस्थान समिट को लाया गया है। अब राजस्थान इन्वेस्टमेंट मतलब प्रमोशन स्कीम है 2022 की। इससे पहले 2019 में ये योजना आई थी। अब 2022 में क्या हुआ? इसको थोड़ा अपडेट कर दिया गया। और एक कब से लागू की गई? तो रिप्स 2022 है, ये 7 अक्टूबर 2022 को लागू की गई। और रिप्स का टारगेट क्या है? जो आर्थिक विकास की वृद्धि दर है निर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में, कृषि को छोड़ दो, उसको कितना ले जाना? 15% हर साल बढ़ाना, ये टारगेट करा है। और 2027 तक 10 लाख नौकरियों को डेवलप करना इसका टारगेट है। तो रिप्स के बारे में मोटा मोटी कितने पॉइंट 2019 में आई थी, 2022 में इसको अपडेट किया गया। 2022 में कब लागू किया गया? 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया। टारगेट में मुख्यतः क्या है? सेवा और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर है वो 15% तक ले जाना। कितने रोजगार डेवलप करना? तो 10 लाख रोजगार डेवलप करना 2027 तक। ये इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। बाकी हम राइजिंग राजस्थान वाला जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, एक अलग से उसका वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम डिटेल से राइजिंग राजस्थान के जो फैक्ट है वो पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो इस योजना को 19 मई 2023 को अधिसूचित किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। अभी हम जैसे योजनाएं हैं उनको एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें सिर्फ योजनाएं पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? जो आर्थिक समीक्षा है उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। परिवहन के लिए अलग दे रखा है, कृषि के लिए अलग दे रखा है, उद्योग के लिए अलग दे रखा है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अलग दे रखा है, पंचायती राज के लिए अलग दे रखा है। लेकिन इन सब का निचोड़ एक जगह दे रखा है शुरुआत में, सबसे पहले, यानी उसमें हर एक टॉपिक से कुछ प्रमुख बिंदु उठाए गए और उसका वर्णन किया गया। तो वो वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिससे क्या है हम पूरी आर्थिक समीक्षा को मोटा मोटी एक बार टच कर लें, ये इसका उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 19 मई 2023 को अधिसूचित की गई। कौन पात्र है इसमें? तो 18 साल से 35 साल का जो युवा है वो इसमें पात्र है। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें वही ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। कितनी? 25 लाख तक तो 8% की, 25 लाख से 1 करोड़ तक 6% की। ठीक है, 25 लाख तक कितनी? 8% की, और 25 लाख से 1 करोड़ पे 6% की। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। लॉन्च कब की गई? 2023 में।
19 मई को। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 19 मई 2023। आयु वर्ग 18 से 35 वर्ष। क्या फ़ायदा दे रहा है? 25 लाख तक अगर आप लोन लोगे बैंक से तो जितना ब्याज लगेगा उसमें से 8% ब्याज है उसकी सब्सिडी सरकार दे देगी। लेकिन अगर वो लोन 25 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक का है तो जो ब्याज की सब्सिडी सरकार दे रही है वो 8% ना रखी कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी। क्लियर है? मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसमें 25 लाख के ऋण पे वही 8% की सब्सिडी दे रहे हैं, 5 करोड़ के ऋण पे 6% दे रहे हैं और 10 करोड़ के ऋण पे 5% दे रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या? पहले हमने एक योजना देखी थी, भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, और इसमें जो सब्सिडी थी वो 25 लाख तक 9% थी। युवा उद्यम में जो सब्सिडी है वो 25 लाख तक 8% है, और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में सब्सिडी कितनी है? 25 लाख तक 8% है। यानी भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में सब्सिडी 25 लाख तक ज़्यादा है और इन दोनों में सेम है। उसके बाद में 25 लाख से अगला बिंदु भीमराव अंबेडकर में 25 लाख से 5 करोड़ तक था, जिसमें कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 7%। लेकिन मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इन दोनों में 7% की कोई कैटेगरी नहीं है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम में 25 लाख से 1 करोड़ की एक कैटेगरी है और जिसमें ब्याज सब्सिडी 6% है, और वहीं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या है? 25 लाख से 5 करोड़ पे 6% सब्सिडी है। यानी वो तो 1 करोड़ पे खत्म हो जाती है युवा उद्यम वाली तो, लेकिन लघु उद्यम वाली सब्सिडी 5 करोड़ तक जाती है। और 5 करोड़ से भी ज़्यादा अगर 10 करोड़ तक का अगर लोन है तो उस पर कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? 5% सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं। और राजस्थान लघु सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन अधिनियम 2019 में लाया गया था, और इसी अधिनियम को लागू करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था। वो पोर्टल कब लॉन्च किया, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया था 12 जून 2019 को। कौन सा पोर्टल है? राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, और इसको लागू करने की जो पोर्टल है वो 12 जून 2019 को लॉन्च किया गया। इसमें क्या है? वही कि भाई जो व्यक्ति अगर मतलब एमएसएमई या कोई इकाई स्थापित करना चाहता है तो वो सुविधा हो और उसको बार बार परेशान ना किया जाए। एक बार उसको अगर वो ले लिया, लेटर ऑफ इंटेंट उसको जारी हो गया, तो उसको 5 साल तक उसको कोई देखने जाने वाला ही नहीं है। यानी न तो निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता है, न किसी प्रकार का बार बार अनुमोदन लेने की जरूरी है। कितने साल तक के लिए? 5 साल तक के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जो निर्यात है ना, निर्यात एक्सपोर्ट, वो बहुत अहम होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, चाहे वो स्टेट हो या वो चाहे मतलब कोई राष्ट्र हो। तो राजस्थान की इकोनॉमी में अगर बेहतर करना है तो प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, और प्रोडक्शन होगा तभी हम क्या कर पाएंगे? निर्यात कर पाएंगे। यदि ज़्यादा बेहतर निर्यात होगा तो हम ज़्यादा बेहतर विदेशी मुद्रा को अर्न कर पाएंगे। तो राजस्थान में अगर बात करें तो सर्वाधिक किन चीज़ों का निर्यात होता है, ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर बनता है, आपने देखा भी होगा। तो 5 वस्तुएं जो टॉप में सबसे ज़्यादा निर्यात होता है उसमें 1 नंबर पे है कौन सी? इंजीनियरिंग वस्तुएं। हालांकि निर्यात का जो डेटा है वो लेटेस्ट भी आता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार टॉप निर्यात होने वाली वस्तुओं का क्रम बताओ या किसका कितना % निर्यात हो रहा है, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे टॉप पे तो है इंजीनियरिंग वस्तु, ये 1 नंबर पे। 2 नंबर पे रत्न और आभूषण, 3 नंबर पे आता है धातु, 4 पे आता है कपड़ा और 5 पे आता है हस्तशिल्प। और पूरे राजस्थान के निर्यात में अगर इन 5 चीज़ों को जोड़ लें तो टोटल निर्यात का 65% तो इन 5 का ही आ जाता है। यानी कितना अहम है इन 5 वस्तुओं का निर्यात राजस्थान के निर्यात पोर्शन के लिए। अब देखो किसका कितना निर्यात हो रहा है, इस टेबल के माध्यम से हम देख लेते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? इंजीनियरिंग गुड्स का हो रहा है। अभियांत्रिकी वस्तु का हो रहा है, कितना हो रहा है? 19.82%। ठीक है, उसके बाद भी किसका हो रहा है? 13.36% रत्न और आभूषण का। उसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे है धातु, 11.78%। 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे कपड़ा 10.54 के साथ, और 5 नंबर पे हस्तशिल्प। एक बार फिर से देखते हैं इंजीनियरिंग गुड्स कितना है, तो लगभग 20% के आसपास
इंजीनियरिंग गुड्स का योगदान है निर्यात में, लगभग 20% का योगदान इंजीनियरिंग गुड्स का योगदान है। उसके बाद में रत्न आभूषण का योगदान कितना है, लगभग 13% से थोड़ा ज़्यादा, 13% से थोड़ा ज़्यादा किसका है, रत्न आभूषण का। तो राजस्थान में जो सुनार कला है वो काफ़ी उन्नत है, विदेशों में इटली वगैरह में यहाँ से माल जाता है। तो रत्न आभूषण का योगदान टोटल निर्यात में कितना है, 13% से भी ज़्यादा है। 3 नंबर पे कौन आ रहा है, धातु। धातु का कितना योगदान है, धातु का योगदान है भैया 11.78%, यानी 11.5 से भी ज़्यादा है, 12.5 के आसपास धातु का योगदान है। उसके बाद में 4 नंबर पे आता है कपड़ा। कपड़े का कितना योगदान है, कपड़े का योगदान है 10.5%, 10.54%। और 5 नंबर पे कौन सा आता है, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का मतलब जो ये खिलौने बनाना, ग्रोसरी वगैरह, तो 9.54% योगदान किसका है, हस्तशिल्प का है। ठीक है, तो सर्वाधिक इंजीनियरिंग लगभग 20%, 2 नंबर पे रत्न आभूषण लगभग 13% से भी ज़्यादा, धातु का 11% से भी ज़्यादा, कपड़े का 10% से भी ज़्यादा, और रत्न आभूषण है उनका 9% से भी ज़्यादा योगदान है। अब देखते हैं श्रम और रोजगार वाले पोर्शन में कुछ फैक्ट्स जो हमारे उपयोगी हो सकते हैं। तो ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब करेगी, एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है, ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई। तो 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। कब की गई, 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, तो वही बेरोजगारी भत्ता वाला योजना। बहुत सारे आप में से मित्र होंगे जो इस योजना का लाभ ले रहे होंगे, जिसमें जो पुरुष है उनको 4,000 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और जो महिलाएं हैं उनको 4,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महिलाओं के साथ में जो ट्रांसजेंडर है उनको भी 4,500 मिलेगा, और जो विशेष योग्यजन है, दिव्यांग है, उनको भी 4,500 प्रतिमाह। ये कब तक मिलेगा, ये 2 साल तक मिलेगा। जब आपने ज्वाइन किया उसके 2 साल तक इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपने कोई बीएड कर रखा है, इस तरीके से कोई भी कौशल आपके पास, स्किल आपके पास में हो। और दूसरा क्या है, दूसरा आपको किसी भी सरकारी विभाग में आपको लगा दिया जाएगा, वहाँ आपको 4 घंटे के लिए इंटर्नशिप करनी होती है। जैसे ग्राम पंचायतों में लगाते हैं, स्कूल्स में लगाते हैं, तो इस प्रकार वहाँ लगाया जा सकता है। तो कितना मिलता है, 4,000 और 4,500। और अगला बिंदु ऊर्जा। ऊर्जा के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वही अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो मार्च 2024 तक 24,783 मेगावाट, मार्च 2024 तक 24,783 मेगावाट है। 24,783, ये डेटा एग्जैक्ट याद रखो, 24,783 मेगावाट मार्च 2023 तक। अब प्रश्न इस प्रकार पूछे ना, या तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार या मार्च 2024 के अनुसार, उसी लिए आपको ये उत्तर देना है। बाकी आपको प्रश्न को जो भी एग्जाम में आता है उसको ध्यान से पढ़ना है। और अगर यूनिट्स में पूछे कि मार्च 2024 तक कितने यूनिट बिजली की उपलब्धता है, तो 11,204 करोड़ यूनिट। कितनी, 11,204 करोड़ यूनिट। हालांकि अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार आया है, छोटी एग्जाम में भी आया है, आरएस की परीक्षा में भी आया है। लेकिन कितने यूनिट उपलब्धता है ये प्रश्न अभी आया नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, 11,204 करोड़ यूनिट मतलब उपलब्ध है ऊर्जा की उपलब्धता राजस्थान में मार्च 2024 तक। राजस्थान में मार्च 2024 तक 43,965 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया। कितने गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया, इतने गाँवों में बिजली पहुंचा दी गई। 43,965 गाँवों में, कितने गाँवों में, 43,965 गाँवों में विद्युत मतलब बिजली पहुंचा दी गई है, ये याद रखो। राजस्थान में सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता है, तो 142 गीगावाट सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। किसके अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान 142 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, और राजस्थान इसमें शानदार कर ही रहा है लगातार। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है उसमें टॉप पे कौन है, तो नवीन डेटा के अनुसार भी अपना राजस्थान इसमें टॉप पे है। आगे सड़कों वाले पोर्शन पर देख लेते हैं, यानी आधारभूत संरचना में सड़कें आती है उसमें। तो 1949 में राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी, तो ओनली 13,553 किलोमीटर, 13,553 किलोमीटर ही सड़कें थी 1949 में। अब 2023 तक हमने क्या किया है, अब पता चलेगा। मार्च 2023 तक हम सड़कों की लंबाई देखते हैं ना, तो ये है 3,01,810 किलोमीटर, 3,01,810 किलोमीटर। यानी हमने कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है इतने सालों में।
मात्र 13,000 किलोमीटर सड़कें थी और आज 3 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर सड़कें हो गई हैं। अगर हम एक 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में देखते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर इधर ले लिया, 100 किलोमीटर इधर, 100 किलोमीटर इधर, और इस प्रकार से एक एरिया डिसाइड किया, और इसमें कितनी किलोमीटर सड़कें बनी हुई है, तो राजस्थान में 88.18 किलोमीटर सड़कें इस एरिया में बनी हुई है। कितनी? 88.18। वहीं अगर भारत से कंपेयर करते हैं तो भारत में एक 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 165 किलोमीटर सड़क है। यानी राष्ट्रीय एवरेज का घनत्व, जो सड़कों का घनत्व है, राजस्थान के मुकाबले बेहतर है। क्लियर है? यानी राजस्थान को अभी काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा नेशनल एवरेज के पास पहुंचने के लिए। ठीक है, तो राजस्थान का जो सड़कों का घनत्व कितना है? 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। वहीं 100 नहीं, इसको 10 करेंगे, 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर, तो अभी तो 100 वर्ग किलोमीटर बनेगा ना। वहीं राष्ट्रीय औसत कितना है? 165। तो इसको इस प्रकार याद रखो 88 और डेज करके 165, 88 165। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए नया टोल फ्री नंबर क्या है? 181। टोल फ्री नंबर पता है? 181 पे आप शिकायत कर सकते हो। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए आर्केट की स्थापना करेगी। और आर्केट कौन सा दृष्टिकोण अपना रहा है? तो आउटवर्ड इन दृष्टिकोण आर्केट द्वारा अपनाया जा रहा है। यानी आउटवर्ड इन का मतलब होता है बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको एक जगह लाओ और फिर वो वहाँ से स्किल्स देगी। ये आर्केट अपना रहा है, तो आउटवर्ड इन दृष्टिकोण अपना रहा है। जन सूचना पोर्टल, तो जन सूचना पोर्टल पर कितने विभाग रजिस्टर्ड है? तो लगभग 117 विभाग रजिस्टर्ड है। कितने? 117 विभाग। तो जन सूचना पोर्टल पर 117 विभागों की 344 योजनाओं की 729 बिंदुओं की जानकारी, रियल टाइम डेटा वहाँ पे मिल जाएगा। तो कितने विभाग? 117 विभाग। कितनी योजनाएं? 344। कितने बिंदु? 729 बिंदु। 117 344 729, याद रखो 117 344 729। विभाग 117 है, योजनाएं 344 है, और उन योजनाओं के 729 बिंदुओं की जानकारी आपको जन सूचना पोर्टल पे मिल जाएगी। राजस्थान जन आधार योजना, हर व्यक्ति के पास जन आधार है, तो एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये कॉन्सेप्ट है इसका। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये विचारधारा है। और 31 मार्च 2024 तक एक शानदार घटना हुई कि 2 करोड़ से ज़्यादा जन आधार बन गए राजस्थान में। कितने परिवारों के जन आधार बन गए? 2.1 करोड़, यानी 2 करोड़ से भी ज़्यादा जन आधार राजस्थान में बन चुके। अब देखो भारत और राजस्थान की शहरी जनसंख्या का कंपैरिजन इस ग्राफ में किया हुआ है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? हमने पहले भी देख चुके कि इतने शहरी जनसंख्या राजस्थान में रहती, इतनी भारत में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग 24.9% जनसंख्या अपनी शहरों में रहती है, लेकिन इंडिया में 31.1% जनसंख्या रहती है। इसका मतलब राजस्थान में से ज़्यादा इंडिया में रहती है। लेकिन अगर इसको आगे प्रोजेक्ट करें कि 2021 में कितनी जनसंख्या शहरों में रहेगी राजस्थान की, तो राजस्थान की जनसंख्या जो 2011 में 24.9% जनसंख्या शहरों में रह रही थी, अब वही जनसंख्या 26.33% जनसंख्या रहेगी। यानी शहरों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और ये आगे भी बढ़ेगा। ये कैसे पता चला? ये आगे पता चला, इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि 2031 में कितनी जनसंख्या शहरों में रहेगी राजस्थान की, तो 27.74% जनसंख्या शहरों में रहेगी 2031 में। ये अनुमानित किया इन्होंने। वही अगर भारत की बात करें तो हमने देखा कि 2011 में तो 31.14% जनसंख्या रह रही थी, 2021 में 34.43% जनसंख्या है वो भारत मतलब शहरों में रह रही है, और 2031 में लगभग 37.5% जनसंख्या है वो शहरों में रहेगी इंडिया में। लेकिन राजस्थान वाला डेटा हमें इस पर थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना है कि 27.74% जनसंख्या 2031 में शहरों में रहने की संभावना है। राजस्थान के सर्वाधिक शहरीकृत जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला है कोटा। यहाँ की जनसंख्या का 60% से भी ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं। 2 नंबर पे जयपुर, यहाँ पे लगभग 52% लोग शहरों में रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन का 52% शहर में बसा हुआ है। और 3 नंबर पे अजमेर, लगभग 40% लोग यहाँ पे शहर में रहते हैं। कोटा का 60% से ज़्यादा, जयपुर का 52% से ज़्यादा और अजमेर का 40% से ज़्यादा। यानी राजस्थान के सर्वाधिक शहरीकृत जिले टोटल पॉपुलेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और टॉप पे सेट करते हैं, तो 1 नंबर पे कोटा, 2 पे जयपुर, 3 पे अजमेर। वहीं सबसे कम शहरों में कौन से जिले रहते हैं?
तो डूंगरपुर में मात्र 6.39 लोग, यानी 100 में से मात्र 6.39 लोग इस शहर में रहते हैं। बाड़मेर में 6.98, बाकी गाँवों में रहते हैं। और बांसवाड़ा में क्या है 7.10। तो DBB, इसको ऐसे याद रखो, DBB, यानी दो डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में बाड़मेर आ गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या है, कोटा जयपुर अजमेर, KJ। कोटा जयपुर अजमेर, कोटा 60, जयपुर 52, अजमेर 40। सबसे कम शहरी जिले, शहरीकृत जिले, डूंगरपुर 6, बाड़मेर 6, बांसवाड़ा 7। ठीक है। अभी मैंने कहा कि हम योजनाओं से संबंधित डेटा आगे पढ़ेंगे। बाकी राजस्थान में जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थिति को एक बार देख लेते हैं। और जो रीट और जो मतलब टीचिंग एग्जाम के विद्यार्थी है उनके लिए ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कैसे शिक्षण संस्थान है, तो राजस्थान में जो डाइस रिपोर्ट आई थी 2022-23 की, उसके अनुसार राजकीय विद्यालयों में जो नामांकन है ना, कुल नामांकन 67.39 लाख है। यानी 67 लाख विद्यार्थी कहाँ पढ़ रहे हैं, राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, डाइस रिपोर्ट के अनुसार। वही माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालय हैं, उनमें 54.64 लाख, यानी 54 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, नामांकित है। सामान्य शिक्षा के 2499 महाविद्यालय, जिनमें 536 राजकीय महाविद्यालय, 19 राजकीय विधि महाविद्यालय, 39 राष्ट्रीय कृषि महाविद्यालय, 1897 निजी महाविद्यालय, 2 स्व वित्त पोषित संस्थान और 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय। तो मोटा मोटी इतना याद रखो कि कितने विद्यालय हैं महाविद्यालय राजस्थान में, लगभग 2500 महाविद्यालय है। यानी एक महाविद्यालय और होते ही 2500 हो जाएंगे, 2499 महाविद्यालय। इसमें से कृषि कितने, 39, और विधि कितने, 19। ये पॉइंट याद रख लो। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो राजस्थान में 78 इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इसमें से सरकारी कितने, 20। यानी 78 में से 20 क्या है, सरकारी। टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज 78 और उसमें से 20 सरकारी। टोटल महाविद्यालय सामान्य शिक्षा कितने, 2499। क्लियर हो गया। और मैनेजमेंट में देखते हैं तो टोटल 50 संस्थान है। मैनेजमेंट में कितने संस्थान है, 50, जिसमें से 6 सरकारी है। राजस्थान का जो जोधपुर जिला है इसमें एक है IIT। तो राजस्थान में IIT है क्या, बिल्कुल है। कहाँ पे, जोधपुर में। एक है IIT तो जोधपुर में। एक IIIT है ना, ये कहाँ पे, ये कोटा में। और एक MNIT है, और MNIT कहाँ पे, जयपुर में। MNIT कहाँ पे, जयपुर में। साथ ही एक IIM है, IIM भी है क्या राजस्थान में, बिल्कुल है। IIM कहाँ पे, उदयपुर में। तो राजस्थान में IIT है क्या, बिल्कुल है। कहाँ पे, जोधपुर में। IIM है क्या, बिल्कुल है। कहाँ पे, उदयपुर में। MNIT है क्या, है। कहाँ पे, जयपुर में। ठीक है। और IIIT कहाँ पे, IIIT है कोटा में। मेडिकल कॉलेज कितने राजस्थान में, तो 35 मेडिकल कॉलेज है। और इसमें सरकारी कितने, तो 6 सरकारी है। इतना याद रखो, मेडिकल कॉलेज कितने, 35, इसमें से 6 सरकारी, कितने, 6 सरकारी है। अब हम देखेंगे इस वीडियो का लगभग ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट। बाकी मैंने कहा कि जो योजनाओं वाला पोर्शन है उसको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें सिर्फ योजनाएं पढ़ेंगे। तो योजनाओं को मैंने स्किप किया है। SDG देखो 2015 में अपनाया गया था। अभी जो SST की एग्ज़ाम हुई थी, ये प्रश्न आया है उसमें। और इसमें 2030 तक हमने टारगेट्स रखे हैं, जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं। इसमें 17 टारगेट्स बनाए गए टोटल, और उन 17 टारगेट्स को फिर 169 सब टारगेट्स में बांटा गया और टारगेट अचीव करने 2030 तक। अब इन टारगेट्स को अचीव करने में हर एक देश को योगदान देना पड़ेगा, तो भारत योगदान दे रहा है। अब भारत कैसे आगे बढ़ेगा, जब राज्य योगदान देगा। और राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, जब हमारा जिला योगदान देगा। तो हमने एक व्यवस्था बनाई है कि जिला लेवल पे मॉनिटरिंग, स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग, और बाद में इंडिया लेवल पे तो होती है। तो SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के जो तीसरा संस्करण आया था 2020-21 में, उसमें भारत का स्कोर कितना हुआ, 66। और 2019-20 में कितना था, 60। यानी SDG में 2020-21 का तीसरा एडिशन था, उसमें भारत की स्थिति अच्छी हुई है। 60 से 66 हो गई। इसी में राजस्थान की स्थिति कितनी थी, इससे पहले वाले में राजस्थान की 57 थी, लेकिन 20-21 में जो तीसरा आया था
HDG इंडिया इंडेक्स थर्ड, उसमें राजस्थान की स्थिति कितनी होगी? 60 होगी। अब राज्य में जो मॉनिटरिंग करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है, स्टेट इंडेक्स फ्रेमवर्क SIF, और इसमें इसका एक नया वर्जन लाया गया है 2.0, और इसमें कितने संकेतक शामिल किए गए हैं? 330 संकेतक। यानी स्टेट के जो मॉनिटरिंग करेंगे तो उसमें 330 संकेतकों को शामिल किया गया कि इन संकेतकों के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि स्थिति किस प्रकार हो रही है। फिर ये तो स्टेट लेवल पे हो गया। अब जिला लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग होती है। जिला लेवल पे 226 संकेतक आइडेंटिफाई किए गए। कितने? 226। और उसके आधार पे आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सा जिला बेहतर कर रहा है, कौन सा, और स्टेट वाले के आधार पे कौन सा स्टेट बेहतर कर रहा है। ये अभी राजस्थान में जो मतलब अभी HDG इंडेक्स का जो 5वां संस्करण आया था, 5th एडिशन, कब आया? ये मार्च 2024 में आया। और इसकी गणना 14 HDG लक्ष्यों के आधार पर टोटल 95 संकेतकों को शामिल करके की गई। 14 HDG लक्ष्य, 95 संकेतक उसमें शामिल किए गए। और राजस्थान का जो HDG इंडेक्स 5.0 में जो झुंझुनू जिला है ना, वो टॉप किया। HDG 5 में राजस्थान में टॉप किसने किया? झुंझुनू ने, JH ने। और सबसे लास्ट में जैसलमेर, मतलब J टॉप पे, J लास्ट पे। तो जैसलमेर कौन से नंबर पे? 33 जिले थे उस समय, 33 के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया, तो 33 नंबर पे। राज्य में HDG को प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन जयपुर में एक प्रकोष्ठ बनाया गया। और जिले लेवल पे भी किया गया कि ऐसा? बिल्कुल, जिला लेवल पे एक कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो HDG के मतलब HDG के जो पॉइंट्स है उनको देखेगी। अभी जिस प्रकार से इंडिया में नीति आयोग की स्थापना की गई, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसी तरह से राजस्थान में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। कब? 3 मार्च 2024 को। अभी याद रखो, इसकी डेट याद रखो। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई? 3 मार्च 2024। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, 3 मार्च 2024। अब आप कहोगे कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो वो राइजिंग राजस्थान समिट वाले वो पोर्शन में से वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। नहीं, अभी एग्जामिनर, ये लेटेस्ट डेटा है, एग्जामिनर आर्थिक समीक्षा से डाटा पूछने की ज़्यादा संभावना रहेगी। पहले राजस्थान में CMRETAC थी, मतलब मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, उसी की जगह नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है? तो वही राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुमान लगाना और उनका उपयोग राज्य को बेहतरी में किस प्रकार से किया जाए। ये तो मेंस में अगर आप लिख रहे हो ना, तब आपके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कोई पॉइंट उस प्रकार से बनता नहीं है। आपको ये डेट याद रखनी है कि 3 मार्च 2024 को भजनलाल जी के द्वारा इसका घोषणा करी गई। और पहले CMRETAC यानी मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद थे, उसके स्थान पे, जैसे प्रकार से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था, उसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपकी जो एक पढ़ाई है उसको बेहतर करने में ये वीडियो मदद कर रहा है। अगर कुछ सुझाव हो बेहतर करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।